Your future is created by what do today, not tomorrow. तो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? बेटा आज हम बात करेंगे आपके 10th क्लास के चैप्टर जिसका नाम है अवर इन्वायरमेंट। तो आज हम बात करते हैं किसके बारे में? हमारे इन्वायरमेंट के बारे में। तो देख लीजिए बच्चे, क्या होता है हमारा इन्वायरमेंट? इन्वायरमेंट मीन्स होता है एवरीथिंग। क्या होता है इन्वायरमेंट मीन्स? एवरीथिंग, यानी कि जो भी हमारे चारों तरफ है उसे हम क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंट। ठीक है, विच सराउंड अस, यानी कि जिसने हमको क्या कर रखा है? घेर के रखा हुआ है, तो वो क्या है? इन्वायरमेंट। इट में इंक्लूड्स लिविंग, और इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? लिविंग्स और नॉन लिविंग। लिविंग की अगर बात करें तो क्या आता है इसमें? बायोटिक कंपोनेंट्स, और नॉन लिविंग में क्या आते हैं? हमारे एबायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर ही हमारा क्या बनता है? इन्वायरमेंट बनता है। सो इट मे इंक्लूड्स बिसाइड्स ऑल क्रिएचर वाटर एंड एयर ऑल्सो, और इसमें और क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? तो वाटर एंड एयर दोनों चीज़ें। ठीक है, ये सब कुछ मिलकर क्या बनाते हैं? हमारा इन्वायरमेंट बनाते हैं। आगे बात करते हैं, इन्वायरमेंट अफेक्ट द लाइफ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन इट्स नेचुरल हैबिटेट एंड वाइस वर्सा। यानी कि जो इन्वायरमेंट है वो हमारी लाइफ को और हमारे डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर ही हमारी लाइफ, हमारा डेवलपमेंट डिपेंड करता है। ठीक है, हम कैसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि आपका इन्वायरमेंट कैसा है। तो इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड होता है हमारी लाइफ पर। वहीं अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो आपको पता होना चाहिए कि बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस क्या होते हैं। बायोडिग्रेडेबल वो सब्सटेंस होते हैं जो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिनको हम क्या कर सकते हैं? डिकम्पोज कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? बायोडिग्रेडेबल। और जो नहीं हो सकते डिकम्पोज, उन्हें हम क्या बोलते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल में क्या आ जाते हैं आपके? ऑर्गेनिक वेस्ट। ठीक है, यानी कि जो हमारे घर में जो वेस्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक वेस्ट। जैसे हमारी जो हम सब्जी बनाते हैं उसका जो वेस्ट होता है वो ऑर्गेनिक वेस्ट में आ जाता है, जो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, इजीली डिकम्पोज किया जा सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें प्लास्टिक्स, है ना, केमिकल्स, इनको हम क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते, इनको डिकम्पोज नहीं कर पाते हैं, तो इनको किस में रखा गया है? नॉन बायोडिग्रेडेबल में। ठीक है, वहीं डीडीटी भी इसी में आ जाता है। आगे बात करते हैं, एक्चुअली नॉन बायोडिग्रेडेबल परसिस्ट इन द इन्वायरमेंट। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस हैं वो हमारे इन्वायरमेंट को भी क्या करते हैं? हार्म पहुंचाते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, वेरियस मेंबर्स ऑफ द इकोसिस्टम, यानी कि हमारे जो इकोसिस्टम के मेंबर्स हैं उनको सबसे ज़्यादा अफेक्टेड करते हैं कौन? नॉन बायोडिग्रेडेबल, जिसमें क्या आ जाते हैं? प्लास्टिक्स आ जाती हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या? इकोसिस्टम। तो बच्चे इकोसिस्टम जो वर्ड है या जिसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था? एजी टेंसले ने बताया था। किसने बताया था? एजी टेंसले ने। ठीक है, कब बताया था? 1935 में, याद रखना है आपको। ठीक है, इसके बारे में आपसे पूछ लिया जाता है। तो देख लीजिए, किसे कहते हैं इकोसिस्टम? ऑल द इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया टुगेदर विथ नॉन लिविंग कंपोनेंट्स फ्रॉम एन इकोसिस्टम। यानी कि इकोसिस्टम में जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं उनका क्या? इंटरेक्शन, यानी कि हमारे इन्वायरमेंट से जो इंटरेक्शन है वही क्या है? इकोसिस्टम है। वहीं अगर हम बात करें इकोसिस्टम कंसिस्ट, तो इसमें क्या क्या कंसिस्ट होता है? बायोटिक और नॉन बायोटिक कंपोनेंट्स, दोनों इसमें, नॉन बायोटिक या एबायोटिक कंपोनेंट जिसको बोलते हैं, ये दोनों ही इसमें क्या होते हैं? इंक्लूड होते हैं। ठीक है, बायोटिक में क्या आ जाते हैं? लिविंग क्रिएचर्स आते हैं। नॉन बायोटिक में या अबायोटिक में क्या आते हैं? टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, सॉइल, ये सब किस में आते हैं? अबायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं। नॉन लिविंग भी जिसको बोलते हैं। वहीं अगर हम बात करें इकोसिस्टम की बच्चे, तो इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज मैन मेड इकोसिस्टम एंड नेचुरल इकोसिस्टम। मैन मेड कौन से होते हैं? जो आर्टिफिशियल होते हैं, जिनको हम हमारे थ्रू बनाया जाता है, जैसे क्रॉपलैंड का हो गया और एक्वेरियम हो गया, जो मैन मेड इकोसिस्टम है। वहीं अगर हम नेचुरल इकोसिस्टम की बात करें, नेचुरल इकोसिस्टम भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एक्वेटिक इकोसिस्टम और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम कौन सा होता है?
जो वाटर में होता है, जैसे मराइन इकोसिस्टम। वहीं अगर हम बात करें दूसरा फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, ये दोनों ही किस में मिलेंगे, वाटर में मिलेंगे। मराइन इकोसिस्टम का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सी और ओशंस का जो इकोसिस्टम है। वहीं अगर हम बात करें फ्रेश इकोसिस्टम की, तो इसमें कौन आ जाएंगे, रिवर का, लेक का, पॉन्ड का, पूल का। ये सारे इकोसिस्टम क्या कहलाते हैं, हमारे फ्रेश वाटर इकोसिस्टम कहलाते हैं। वहीं अगर हम बात करें टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ये कौन सा इकोसिस्टम है, ये है एक लैंड का इकोसिस्टम, यानी कि जो अर्थ पर होगा। इसमें क्या आ जाते हैं, फॉरेस्ट, डेजर्ट एंड ग्रास लैंड का इकोसिस्टम। ठीक है, ये सब इकोसिस्टम किस में आते हैं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आते हैं। वहीं आगे बात करते हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड। अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड करें किसके बेस पर, विच दे सर्वाइव इन इकोसिस्टम, वो इकोसिस्टम में कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, तो इनके बेस पर इसको डिवाइड किया गया है कितने ग्रुप्स में, हमारे 1 2 3, यानी कि 3 ग्रुप में इसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, प्रोड्यूसर की। तो प्रोड्यूसर कौन होते हैं, प्रोड्यूसर में आ जाते हैं ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स आपको पता है कौन होते हैं, ग्रीन प्लांट्स जो अपना खाना खुद बना लेते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, और इनका जो फूड होता है वो किसकी फॉर्म में होता है, शुगर एंड स्टार्च की फॉर्म में ये अपना खाना बनाते हैं। तो क्या कहलाते हैं, प्रोड्यूसर। वहीं अगर हम बात करें सेकंड, तो सेकंड कौन से होते हैं, कंज्यूमर, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, किस पर डिपेंड होते हैं, ये प्रोड्यूसर पर। ठीक है, जिसमें क्या आते हैं, एनिमल्स आते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए, इंक्लूड्स ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसर, किस पर डिपेंड होते हैं, ये प्रोड्यूसर पर, चाहे वो डायरेक्टली हो या वो इनडायरेक्टली हो। ठीक है, हम कह सकते हैं अदर वर्ड्स में कि जो कंज्यूमर है वो अपने फूड के लिए किस पर डिपेंड होते हैं, प्रोड्यूसर पर। जो प्रोड्यूसर अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं उसी को कंज्यूमर जो है क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, उसको लेते हैं। वही कंज्यूमर कितने टाइप्स के होते हैं, कंज्यूमर की अगर बात करें किसके बेस पर, इनके फूड हैबिट की बेस पर इनको डिवाइड किया गया है आगे फर्दर। तो सबसे पहले हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड पैरासाइट्स एंड ओमनिवोरस। वहीं अगर हम बात करें हर्बीवोरस की, तो हर्बीवोरस कौन से होते हैं, जो ग्रास पर डिपेंड होते हैं, यानी कि जो वेजिटेरियन होते हैं, यानी कि जो क्या खाते हैं, काओ, इनका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सॉरी, काओ और डियर, जो क्या खाते हैं, घास खाते हैं। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें कार्निवोरस की, तो कार्निवोरस कौन से होते हैं, लॉइन और टाइगर, जो किस पर डिपेंड होते हैं, फ्लैश पर डिपेंड होते हैं। ये क्या खाते हैं, मीट खाते हैं। वहीं अगर हम बात करें पैरासाइट्स की, तो पैरासाइट्स कौन से होते हैं, जो डिपेंड होते हैं होस्ट पर, यानी कि किसी की बॉडी पर डिपेंड होते हैं। वो बॉडी पर कैसे रहते हैं, लाइव रहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें ओमनिवोरस की, तो ओमनिवोरस कौन से होते हैं, जो कार्निवोरस और हार्बीवोरस दोनों हो सकते हैं, यानी कि जो प्लांट को भी खाते हैं और फ्लैश को भी खाते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, क्रो, और इसका अदर एग्जांपल हो जाएगा ह्यूमन बीइंग, यानी कि हम लोग, क्योंकि हम लोग कैसे होते हैं, ओमनिवोरस होते हैं, सब कुछ खा लेते हैं। ठीक है, वहीं आगे बात करते हैं किसकी, डिकम्पोजर्स की। तो डिकम्पोजर्स कौन होते हैं, फंगी एंड बैक्टीरिया। इनका काम क्या होता है, ये ब्रेक डाउन करते हैं, डिकम्पोज करते हैं किसको, डेड प्लांट्स को और एनिमल्स को। क्या करते हैं ये, इनको जो इनके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं उनको किस में चेंज कर देते हैं, सिंपल में चेंज कर देते हैं। क्या करते हैं ये, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपल में चेंज कर देते हैं। ठीक है, दस डिकम्पोजर्स हेल्प इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। और किस में हेल्प करते हैं ये, इसको दोबारा से बनाने में। ठीक है, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको दोबारा से बनाने में ये हेल्प करते हैं। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक आपका इसमें आ जाता है फूड चेन। फूड चेन क्या होता है बेटा, तो फूड चेन एक लीनियर सीक्वेंस होता है ऑर्गेनिज्म का, जो प्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट होकर, अगर हम बात करें किससे स्टार्ट होता है, ये प्रोड्यूसर से, और कंप्लीट किस में होता है, डिकम्पोजर्स से। ठीक है, तो क्या है फूड चेन, एक लीनियर सीक्वेंस है किसका, ऑर्गेनिज्म का, जो कहाँ से स्टार्ट होता है, प्रोड्यूसर से, कहाँ कंप्लीट होता है, ऑर्गेनिज्म पे जाकर इसका एंड होता है। देख लीजिए, फूड चेन रिफर्स टू एन अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट बायोटिक ग्रुप्स इन अ सीक्वेंस। अभी जो मैंने आपको बताया क्या है, एक सीक्वेंस है जिसमें किसका ट्रांसफर होता है, एनर्जी का ट्रांसफर होता है। दीज बायोटिक ग्रुप्स आर प्रोड्यूसर, और इसमें क्या आ जाते हैं, प्रोड्यूसर भी आते हैं, हार्बीवोर्स भी आते हैं, कार्निवोर्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा ग्रास, ग्रास से पहले हम कर सकते हैं सन, यानी कि सन से जो लाइट मिली वो किसने ली, ग्रास ने। ठीक है, फिर ग्रास को किसने खाया, डियर ने, और डियर को किसने
खाया लॉयन ने, तो ये पूरी एक क्या बन गई, फूड चेन बन गई। मतलब आपने देखा कि क्या बना, एक पूरा सीक्वेंस बन गया, तो इसी को ही हम क्या बोल देते हैं, फूड चेन। तो फूड चेन क्या है, लीनियर सीक्वेंस है, किसका, ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, जो एनर्जी, जिसमें क्या होता है, एनर्जी का ट्रांसफर होता है। वहीं अगर हम बात करें आगे, इन अ फूड चेन these biotic components where transfer of energy take place is called trophic level। यानी कि जिसमें क्या हो, एनर्जी का क्या हो, ट्रांसफर हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं। वहीं अगर हम बात करें ट्रॉफिक लेवल क्या होता है, ट्रॉफिक लेवल एक ऑर्गेनिज्म का नंबर है जो फूड चेन से स्टार्ट होता है। यानी कि इसमें नंबर हम डिसाइड करते हैं ऑर्गेनिज्म का, जो कहाँ से स्टार्ट होता है, फूड चेन से। देख लीजिए आगे, द ग्रीन प्लांट कैप्चर 1% सनलाइट। ये आपको याद रखना है कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो कितने परसेंट सनलाइट लेते हैं, 1%। ठीक है, और वो भी किसके थ्रू, किन पर आती है वो लाइट, लीव्स पर। ठीक है, आपको पता है लीव्स ही फोटोसिंथेसिस करती हैं, जिनको फोटोसिंथेसिस के लिए किसकी ज़रूरत होती है, लाइट की, सनलाइट की, लेकिन वो कितने परसेंट लेती हैं, 1%। वहीं आगे देख लीजिए, द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल इन अ फूड चेन। यानी कैसे होते हैं, ये यूनिडायरेक्शनल होता है फूड चेन, इसमें कैसे बनती है, यूनिडायरेक्शनल। या जो एनर्जी का फ्लो होता है वो कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, किसमें, फूड चेन में। यानी कि इस तरीके से, जैसे ग्रास से डियर फिर लॉइन, यानी कि इसमें जो डायरेक्शन है वो कैसे रहेगा, अप साइड में रहेगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिडायरेक्शनल बोलते हैं। वहीं आगे देख लीजिए, देयर इज ग्रेजुअली डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल इन फूड चेन। अगर हम बात करें इसके जो एनर्जी का ट्रांसफ़र है वो कैसा होता है, डिक्रीज होने लगता है। कैसा होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है वन ट्रॉफिक लेवल से अदर, यानी कि नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में। वहीं देख लीजिए, ये क्या है, एनर्जी का फ्लो है, ये क्या है, पूरा एक आपका ट्रॉफिक लेवल है। तो इसमें सबसे पहले कौन आ जाएंगे, प्रोड्यूसर, जिनके पास कितनी एनर्जी है, 1000 किलो जूल एनर्जी है। ठीक है, ये डिनोट किसको कर रहा है, ट्रॉफिक लेवल को ये डिनोट कर रहा है। वहीं जो प्राइमरी कंज्यूमर है इनके पास कितनी एनर्जी है, 100 जूल। वहीं सेकेंडरी कंज्यूमर के पास 10 जूल, और उसके बाद 1 जूल। टर्सरी जो कंज्यूमर है उनके पास 1 जूल, 1 किलो या 1 कैलोरी जूल जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने देखा कि जो 1% एनर्जी है वही जाती है अगले ट्रॉफिक लेवल में, बाकी जो 90% एनर्जी है वो क्या होती है, वो यूज़ कर ली जाती है किसके थ्रू, ऑर्गेनिज्म के थ्रू। ठीक है, किसमें, उसकी लाइफ प्रोसेस के लिए। ठीक है, फिर से समझ लीजिए कि जो एनर्जी है 10% एनर्जी इस ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, यानी कि 10% एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होती है अगले लेवल में, बाकी 90% क्या हो जाती है, एनर्जी यूज्ड कर ली जाती है। ठीक है, किसकी, हर एक ट्रॉफिक लेवल के उसकी लाइफ प्रोसेस में। जो भी ट्रॉफिक लेवल है, जैसे ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड ट्रॉफिक लेवल है, थर्ड ट्रॉफिक लेवल है, तो इसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म आएंगे उनके थ्रू, उनकी लाइफ प्रोसेस के थ्रू वो एनर्जी यूज़ कर ली जाती है। बस कितनी एनर्जी भेज दी जाती है अगले ट्रॉफिक लेवल में, 10%। इस पे बच्चे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है कि कितनी एनर्जी जो है ट्रांसफ़र होती है अगले ट्रॉफिक लेवल में। बाकी आगे बात करते हैं, while the concentration of harmful chemical increase with every next trophic level in a food chain is called biomagnification। यानी कि इसमें आपको पता होना चाहिए कि बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है। तो क्या होता है बच्चे, बायोमैग्निफिकेशन की अगर हम बात करें तो बायोमैग्निफिकेशन भी एक प्रोसेस है जिसमें जो कंपाउंड है, कंपाउंड मतलब पॉल्यूटेंट्स भी आपका हो सकता है या पेस्टिसाइड भी हो सकता है, जो ऑर्गेनिज्म की कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं। ठीक है, क्या होते हैं बायोमैग्निफिकेशन, एक प्रोसेस जिसमें क्या होगा कि आपका जो कंपाउंड है, कंपाउंड क्या, कंपाउंड पॉल्यूटेंट्स भी हो सकते हैं आपके और पेस्टिसाइड्स भी हो सकते हैं। दोनों क्या हैं, दोनों हार्मफुल इफेक्ट कर रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिज्म की कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, बायोमैग्निफिकेशन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, ग्रास में अगर हम बात करें कंसंट्रेशन की तो कितनी है, 10 क्या, ppm मतलब पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, तो कितनी है इसमें, DDT की अगर हम बात करें तो 10% है, कितनी है, 10 pp।
एम यानी कि पार्ट्स पर मिलियन। अगर वहीं बात करें डियर में कितनी है 200 DDT। वहीं अगर हम बात करें लॉयड में तो कितनी है 5000। तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो लेवल है वो क्या हो रहा है केमिकल का इंक्रीज हो रहा है। DDT का मतलब क्या होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ठीक है, ये क्या है केमिकल कंपाउंड है जिसकी कंसंट्रेशन क्या हो रही है बढ़ रही है। ठीक है, तो ये क्या शो कर रहा है किसको शो कर रहा है बायोमैग्निफिकेशन को। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। वहीं हम नेक्स्ट बात करते हैं मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ सच केमिकल्स एक्यूमुलेट इन ह्यूमन बॉडी। सबसे ज़्यादा जो केमिकल्स होते हैं ये इस तरीके के जो कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं वो किस में मिलते हैं ह्यूमन की बॉडी में मिलते हैं। ठीक है, आगे देख लीजिए नेचुरली द फूड चेन। अब बात करते हैं किसकी फूड वेब की। तो फूड वेब क्या होता है जब बहुत सारी चेन आपस में मिल जाती है, यानी कि फूड चेन जो अभी हमने देखी जब वो आपस में मिल जाती है इंटरकनेक्ट हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं फूड वेब बोलते हैं। ठीक है, जैसे सपोज करिए एक चेन मैं आपको बना के दिखाती हूँ। जैसे ये क्या है ग्रास है, ग्रास को किसने खाया ग्रासोपर ने खाया। अब ग्रासोपर को किसने खाया फ्रॉग ने खा लिया। ठीक है, इस ग्रासोपर को और कौन खा सकता है और कौन खा सकता है रैट भी खा सकता है। ठीक है, इस रैट को किसने खाया अगर हम बात करें स्नेक ने खा लिया। तो पूरा ये एक क्या बन गया एक फूड वेब जैसा बन गया। ठीक है, क्या हो गई इसमें चेन मिक्स हो गई तो उसको हम क्या बोल देते हैं फूड वेब। यानी कि बहुत सारी चेन मिलकर क्या बना लेती हैं फूड वेब बना लेती हैं। वो क्या होती हैं आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हो जाती हैं। द लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच स्टेप ट्रॉफिक लेवल इज़ वेरी हाई। कि जो लॉस ऑफ एनर्जी है ईच स्टेप में यानी कि ट्रॉफिक लेवल में वो कैसा होता है हाई होता है और धीरे धीरे वो क्या हो जाता है सो वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन्स आफ्टर द ट्रॉफिक लेवल। यानी कि जो फोर्थ ट्रॉफिक लेवल है जो लास्ट ट्रॉफिक लेवल है उसमें जो एनर्जी है वो कैसी हो जाती है कम हो जाती है लिटिल हो जाती है। ठीक है, स्टार्टिंग में कैसी होती है वो एनर्जी ज़्यादा होती है बाद में कैसी हो जाती है कम हो जाती है। क्यों क्योंकि वो लाइफ प्रोसेस में उनके यूज़ कर ली जाती है एनर्जी जिसकी वजह से उनकी जो अमाउंट है जो क्वांटिटी है वो कम हो जाती है। आगे बात करते हैं बच्चे देयर आर जनरली अ बिग पॉपुलेशन एट लोअर ट्रॉफिक लेवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अगर हम बात करें बिग पॉपुलेशन आपको जो लोअर लेवल का ट्रॉफिक लेवल है हमने देखे थे इस तरीके से ट्रॉफिक लेवल थे। तो ये वाला जो था लोअर लेवल वाला जो एन इकोसिस्टम में जो ट्रॉफिक लेवल है इसमें जो पॉपुलेशन का जो नंबर है वो कैसा होता है ज़्यादा होता है। वहीं अगर हम बात करें अपर वाले उसमें कैसा हो जाता है कम हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। लोअर में कैसा होगा ज़्यादा होगा और अपर में कैसा होगा ट्रॉफिक लेवल जो पॉपुलेशन का नंबर है वो कैसा रहेगा कम हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं बच्चे नेक्स्ट टॉपिक आपका किसका इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। तो क्या होती है इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स यानी कि हमारे इन्वायरमेंट को क्या करें जो इफ़ेक्ट करें जो नुकसान पहुंचाएं। ठीक है, तो आपको पता है कि हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारी प्रॉब्लम थी लेकिन उसको कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट हमारा जो है उसको कंट्रोल कर लेता है। नेचर में ये ताकत होती है कि वो अपनी जो उसके साथ जो प्रॉब्लम्स हो रही है उनको क्या करे मतलब कंट्रोल कर पाए। ठीक है, तो चेंजेस इन इन्वायरमेंट अफेक्ट अस एंड आवर एक्टिविटी। लेकिन हमारे इन्वायरमेंट को चेंज कौन कर रहा है हमारी एक्टिविटी। वो क्या कर रही है इन्वायरमेंट को चेंज कर रही हैं जो हमारे चारों तरफ है। जैसे दिस लेड टू द स्लो डिग्रेडेशन ऑफ इन्वायरमेंट दैट अक्रॉस मैनी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स जैसे डिप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर एंड वेस्ट डिस्पोजल। यानी कि सबसे ज़्यादा इसका अच्छा एग्जांपल क्या है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर का क्या हो रहा है ओजोन लेयर का इस टाइम छः हो रहा है डिस्ट्रॉय हो रही है ओजोन लेयर। वहीं वेस्ट डिस्पोजल है उसकी वजह से भी क्या हो रहा है हमारा इन्वायरमेंट ख़राब हो रहा है। ठीक है, तो देख लीजिए बात कर लेते हैं सबसे पहले ओजोन लेयर की। तो ओजोन लेयर क्या होती है जिसका फॉर्मूला होता है क्या O3 और कहाँ प्रेजेंट होती है बच्चे ये स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट होती है। आपको पता है कि आपकी ये अर्थ है अर्थ के चारों तरफ क्या है लेयर्स हैं। तो सबसे पहले ये क्या है अर्थ है उसके ऊपर कौन सी लेयर है ट्रोपोस्फेयर उसके ऊपर कौन सी है स्ट्रेटोस्फेयर फिर उसके ऊपर कौन सी है मीजोस्फेयर फिर कौन सी है थर्मोस्फेयर उसके बाद और उससे ऊपर कौन सी है एक्सोस्फेयर। तो जो बच्चे ये वाली लेयर है इसी में हमारी क्या मिलती है ओजोन लेयर मिलती है। ठीक है, जो हमारी अर्थ को क्या करती है प्रोटेक्ट करती है। तो देख लीजिए ओजोन लेयर इज लार्जली फाउंड इन द स्ट्रेटोस्फेयर। कौन से उसमें है ये स्ट्रेटोस्फेयर में मिलती है विच इज़ पार्ट ऑफ अवर एटमॉस्फेयर
फ्रॉम 12 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर अबव सी लेवल, यानी कि इसकी जो हाइट है वो इतनी है। ठीक है। ओजोन इज डेडली पॉइजन एट द ग्राउंड लेवल, यानी कि ओजोन जो हो रही है धीरे धीरे नष्ट हो रही है। ठीक है। तो ओजोन इज फॉर्म्ड एज रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग फोटोकेमिकल रिएक्शन। जो ओजोन है वो किससे कैसे बनती है, तो देख लीजिए ये क्या है, O2 है, उसमें क्या 1800 एंगस्ट्रॉम टू 2000 एंगस्ट्रॉम जब मिलते हैं इसके साथ रिएक्ट करते हैं तो O+O बनता है। स्प्लिटिंग ऑफ मॉलिकुलर ऑक्सीजन, मॉलिकुलर ऑक्सीजन की क्या होती है, स्प्लिटिंग होती है, जिससे ऑक्सीजन के साथ एक ऑक्सीजन और मिलके क्या बना लेता है, O3, यानी कि एक ओजोन लेयर को फॉर्म करता है। ठीक है। वहीं देख लीजिए आगे हम बात करते हैं ओजोन लेयर इज, मैंने बताया था ओजोन लेयर क्या है, ये अर्थ है, इसकी एक प्रोटेक्शन लेयर है। ठीक है। जिसको हम क्या बोलते हैं, ओजोन लेयर बोलते हैं, जिसे हम ब्लैंकेट भी बोलते हैं, जो अर्थ के चारों तरफ है। विच एब्जॉर्ब, ये क्या करती है, जो सन है, ये सन से जो लाइट आती है उसको डायरेक्ट अर्थ पर आने से रोकती है। क्यों? क्योंकि ये कैसी रेज हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज हैं। ठीक है। रेडिएशन ऑफ द सन दस प्रोटेक्टिंग द लिविंग बींग्स ऑफ द अर्थ, अर्थ पे जो भी लिविंग बींग्स हैं फ्रॉम हेल्थ हजार्ड्स। अब इसकी वजह से इसमें क्या हो गए बच्चे, जो ये ओजोन लेयर इसमें होल्स हो गए हैं। ठीक है। इसके होल्स होने के बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से इसमें ओजोन लेयर में होल्स हो गए हैं, और होल्स होने की वजह से अब जो सनलाइट है वो इतने अच्छे से ये प्रोटेक्ट नहीं कर पाती और अर्थ पर आ जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, लाइक स्किन कैंसर, कैटरैक्ट इन आईज, वीकेंस इम्यून सिस्टम, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट्स। ये सारी जो है प्रॉब्लम्स हो रही हैं किसकी वजह से, क्योंकि ओजोन लेयर, अब ओजोन लेयर में बहुत सारे होल्स हो गए हैं। ठीक है। द डिक्लाइन ऑफ ओजोन लेयर थिकनेस इज अंटार्कटिका वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1985 में। जो ओजोन लेयर की थिकनेस है उसको सबसे पहले डिस्कवर किया था किसने, 1985 में, कहाँ पर, अंटार्कटिका में, एंड वाज टर्म्ड एज ओजोन होल, और जिसको नाम क्या दिया गया, ओजोन होल को, ओजोन होल का नाम दिया गया। ठीक है। अब देखते हैं ओजोन होल किस वजह से हो रहा है। तो रीज़न ऑफ ओजोन डिलीशन, यानी कि ओजोन के डिलीशन का क्या रीज़न है। सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट करती है ओजोन लेयर को वो करती है CFCs, जिसको हम क्लोरोफ्लोरो कार्बन कहते हैं बच्चे, जो कहाँ से निकलती है, फ्रिज से निकलती है। ठीक है। सिंथेटिक इनर्ट केमिकल्स, एग्जाम्पल फ्रियोन, विच आर यूज्ड एज रेफ्रिजरेटर, यानी कि हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, जो यानी कि ठंडी जगह पर, यानी कि रेफ्रिजरेटर से मिलती है, एंड इन फायर एक्सटिंग्विशर में जो मिलती है, कॉज्ड ओजोन डिलीशन। ये सारे रीजन किसके हैं, ओजोन को डिलीशन, ओजोन के डिलीशन के लिए हैं। इन द अपर एटमॉस्फेयर अ सिंगल क्लोरीन एटम कैन डिस्ट्रॉय 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल्स। UNEP, यूनियन नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसके लिए चलाया गया, ठीक है, डिड एन एक्सीलेंट जॉब इन forging an agreement to freeze CFC production at 1986 लेबल कीटो प्रोटोकॉल बाय ऑल कंट्रीज। मतलब एक रूल, एक कीटो प्रोटोकॉल बनाई गई जिसकी वजह से हम जिसके हेल्प से क्या कर सकते हैं, हम इस ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट कर सकें। ठीक है। अगर ये प्रोटेक्ट नहीं होगी या इसको नहीं बचाया जाएगा तो क्या होगा, आने वाले टाइम में खतरा हो सकता है। ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, गार्बेज डिस्पोजल की, यानी कि जो हम वेस्ट है उसको क्या कर देते हैं, हम ऐसे ही फेंक देते हैं, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट क्या होता है, खराब होता है। तो बात कर लेते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड राइज इज डिमांड ऑफ कंज्यूमर गुड्स हैव क्रिएटेड अ मेजर प्रॉब्लम इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट गार्बेज। जो यानी कि वेस्ट गार्बेज है, एक्यूमुलेशन एंड इट्स डिस्पोजल स्पेशली इन द अर्बन एरिया, यानी कि जो अर्बन एरियाज है वहाँ पर इसका डिस्पोजल कैसे किया जाता है, ऐसे ही कर दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। द डिफरेंट मेथड ऑफ सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल कॉमनली यूज अराउंड द वर्ल्ड। हमें मतलब जो डिस्पोज करने के हैं मेथड, यानी कि जो वेस्ट गार्बेज है उसको हमें कैसे डिस्पोज करना चाहिए, उसके मेथड हम यहाँ देखेंगे। इन मेथड से हमें इसको क्या करना चाहिए, डिस्पोज करना चाहिए। तो देख लीजिए, सबसे पहले ओपन डंपिंग, हमें क्या करनी चाहिए, ओपन डंपिंग नहीं करनी चाहिए। ठीक है। जिससे अगर ओपन डंपिंग करेंगे तो क्या होगा, एनवायरनमेंट कैसा होगा, पॉल्यूटेड होगा। अ कन्वेंशनल मेथड इन विच सॉलिड वेस्ट
डम्प्ड इन सिलेक्टेड एरियाज ऑफ अ टाउन इट इज एक्चुअली कॉज पॉल्यूशन। अगर हम इसे ओपन कहीं भी फेंक देंगे तो वो क्या करेगा, पॉल्यूशन को कॉज करेगा। तो हमें क्या करना चाहिए, एक एरिया ऐसा देखना चाहिए, सिलेक्टेड एरिया देखना चाहिए, वहीं हमें क्या करनी चाहिए, डंपिंग करनी चाहिए। लैंडफिलिंग, वेस्ट आर डम्प्ड इन लो लिविंग एरियाज एंड आर कॉम्पैक्ट बाय द रोलिंग विद बुलडोजर्स। यानी कि हमें क्या करनी चाहिए, लैंडफिलिंग करनी चाहिए। कई बार कहीं कहीं गड्ढे हो जाते हैं तो उसको क्या करना चाहिए, भरना चाहिए, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ बुलडोजर्स वगैरह की हेल्प से, ठीक है। कंपोजिटिंग, ऑर्गेनिक वेस्ट आर फिल्ड इनटू कंपोजिट बनाने चाहिए, ठीक है, इतने इतने मीटर के 2m 1m एंड 1m, ठीक है। इट इज देन कवर्ड विद अ थिन लेयर, और सोइल की थिन लेयर से कवर्ड कर देना चाहिए। ये बच्चे बहुत सारे स्कूल्स में भी करवाया जाता है कंपोजिटिंग। आफ्टर अबाउट 3 months द सेम गार्बेज फील्ड इनसाइड द पिट चेंज इनटू ऑर्गेनिक मैन्योर। और इसका यूज़ कैसे किया जाता है, ऑर्गेनिक मैन्योर की तरह, खाद की तरह इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। रिसाइकलिंग भी करना चाहिए, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। जैसे द सॉलिड वेस्ट इज ब्रोकन डाउन इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट सिंपलर मटेरियल, दीज मटेरियल आर देन यूज टू मेक अ न्यू आइटम। इनसे क्या करें, हम न्यू आइटम बना सकें। कितना वेस्ट मटेरियल की चीज़ें जो यूजफुल होती हैं उनको बनाना चाहिए, जिससे जो वेस्ट है वो कम हो। इवन नॉन बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट लाइक प्लास्टिक मेटल कैन बी रिसाइकल्ड। मतलब आज की डेट में जो प्लास्टिक है, मेटल्स है, इनका भी क्या किया जाता है, रिसाइकल किया जाता है, मतलब दोबारा से इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। रीयूज, a very simple conventional technique of using an item again and again. For example, paper can be reused for making envelope. यानी कि जो पेपर है उसका भी दोबारा से क्या करते हैं, हम रीयूज़ करते हैं, उससे कुछ ना कुछ नया हम बना लेते हैं, जिसका हम आगे चल के क्या कर पाए, रीयूज़ कर पाए, ठीक है। इस तरीके से हम चीज़ों को बनाएं, जिससे हमारा जो, इससे क्या होगा, हमारा इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड नहीं होगा। तो बच्चे याद रखें, हमारे इन्वायरमेंट को हमें बचाना चाहिए। उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए, रिफॉरेस्टेशन करना चाहिए, डिफॉरेस्टेशन नहीं होने देना चाहिए। अगर डिफॉरेस्टेशन होगा तो हम आने वाले टाइम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स का हमें फेस करनी होंगी। इसकी वजह से आगे आने वाला जो टाइम है वो ख़राब भी हो सकता है, ठीक है। तो अच्छे से रहिए। आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। बेटा ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको सॉल्व करने हैं। अगर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम हो तो आप पूछेंगे। बाकी बच्चे ये चैप्टर मैंने एक ही वीडियो में बनाने की कोशिश की, जिससे आपको ये चैप्टर क्लियर हो जाए। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट होता है, कोई चीज़ नहीं समझ में आती है, तो आप पूछेंगे। वीडियो को 1 से 2 बार देखें, आई थिंक तभी आपको क्लियर होगा टॉपिक। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए बाय, गुड लक।